हमारे पास सवाल है जी A/B इक्वल है 3/5 के और A/C बराबर है 5/7 के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B/C? तो B/C क्या होगा? A/B दे दिया है, AC भी दे दिया है और B/C। अच्छा, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, सबसे पहले आपने एक टेक्निक याद रखनी है, ट्रिक याद रखना है। जो वैल्यू रिपीट हुई है उसे मिड में लिखना है हमने। देखिए A/B और A/C रिपीट क्या हो रहा है? A और A। हम क्या अब इधर वैल्यूज़ क्या रखेंगे? B/A/C। जो वैल्यू रिपीट हुई है उसको हमने क्या रखना है जी? दरमियान में रखना है। देखें B की पहले वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 5 थी और A की वैल्यू क्या थी? 3 थी। क्योंकि A पहले लिखा है तो A की वैल्यू पहले आएगी, B बाद में लिखा है तो B की वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है, इसके बाद है A/C। तो फिर A हमारे पास क्या है जी? 5 है और C हमारे पास क्या है जी? 7 है। यहाँ पे हम रेशो डाल देंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई है? पहले मैंने A/B की वैल्यूज़ पुट कर दी और उसके बाद मैंने A/C की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये दो वैल्यूज़ बच गई हैं। इन वैल्यूज़ को फिल करने का भी तरीका होता है जी। इसको किस तरह से फिल करते हैं? इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें 3 लिखा है तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसकी राइट साइड पे देखें 5 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ये जो वैल्यूज़ हमने फिल करनी होती हैं लेफ़्ट और राइट देख के करनी होती हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 25, रेशो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 21। ठीक है, अब हमारे पास सवाल में क्या निकालनी थी? B/C। देखें जी B/C बराबर किसके आएगा जी? देखें B की क्या आई है? 25 आई है, C की क्या आई है? 21। ये हमारा आंसर है। तो ये वन पेपर में इतना सिंपल सा सवाल आता है, आपने डायरेक्टली कर देना होता है। टेक्निक मेरे वाली यूज़ करनी है आपने। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है। 24 इज़ डिवाइडेड अमंग A/B/C इन अ रेशो ऑफ 3/4/5। A रेशो इज़, मतलब कि उसने बता दिया A/B/C हमारे पास ये है। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो मनी है, ये जो पैसे हैं, इन तीनों में डिवाइड होने हैं। किस हिसाब से होने हैं वो रेशो ये बता दिए। अब वो कहता है कि A रेशो क्या होगी, यानी कि A का शेयर क्या होगा। आप रेशो की जगह यहाँ पे शेयर होता तो और भी बेहतर होता। तो A का शेयर क्या होगा? अच्छा, वो B का भी पूछ सकता है, वो C का भी पूछ सकता है। ये जो मैं अभी टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, ये वन पेपर के लिए है। इसके बाद मैं आपको CSS के लिए भी सिखाऊंगा, वो टेक्निक इससे थोड़ी सी अलग है। ये टेक्निक सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस पे लगती है। वो जो बाद वाली टेक्निक्स सिखाऊंगा वो सिंपल पे भी लगेगी, जिस तरह का मर्ज़ी डिफ़िकल्ट सवाल हो उसमें भी लगेगी। अच्छा, इसमें एक और बता दूं, कुछ सवालों को मैं एंड तक सोल्व नहीं करूंगा। तो जिन सवालों को मैं लास्ट तक सोल्व नहीं करूंगा, होगा ये कि नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आपने उसको मुकम्मल सोल्व करके वहाँ पे मुझे सेंड कर देना है। मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने सही किया है या गलत किया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारे पास रकम थी, 3 पे डिवाइड हो रही थी, हमने A की रेशो निकालनी थी। तो जिसकी रेशो निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? A शेयर, या जिसका शेयर निकालना हो, A शेयर किसके बराबर होगा जी? रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, यानी कि जिस अमाउंट में से निकालनी हो। तो ये देखें जी, हमारे पास जो यहाँ पे A की रेशो होगी वो 3 होगी, तो 3 लिख देंगे। सम ऑफ रेशो, तीनों का सम क्या बनता है? 5 और 4 9, 9 और 3 हमारे पास 12 बनता है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितनी थी? 24। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। ठीक है जी, अब हम इसे हल कर लेते हैं। 3 1 3, 3 4 12। तो ये आ गया जी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24। अच्छा, अब हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर से जल्दी से कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया जी 606। ये किसका शेयर आ गया जी? A का।
बस इतना सा सवाल था, सिंपल सा। मिसाल के तौर पे यहाँ से b का निकालना हो तो 4/12 मल्टीप्लाई ये, c का निकालना हो तो 5/12 मल्टीप्लाई ये। ठीक है, ये वन पेपर के लिए या जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना है एमपीटी के लिए, उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 माइल्स इन 2 आवर। एक कार है वो 180 मील का फासला तय करती है 2 घंटे में। वाइल अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 माइल्स इन 3 आवर। और बस क्या करती है 3 घंटे में 150 माइल्स करती है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड पर आवर। तो हमने कार और बस का जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, इनके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो देखें जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कार 180 माइल्स इन 2 आवर, और जो बस है वो कवर करती है 150 माइल्स इन 3 आवर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, 180 रेशो 150, 0 0 से कट गया, ये 3 6 द 18 और 3 5 द 15। तो आपके नज़दीक के आंसर ये होगा। बच्चे गलती यही करते हैं कि आंसर ये निकाल देते हैं, जबकि ये मेथड अब यहाँ पे गलत है। पहले हम क्या करेंगे, इनके जो यूनिट्स हैं उसको सेम करेंगे। ये 182 आवर में है, ये 153 आवर में है। पहले 1 आवर का निकालेंगे कि 1 आवर का कितना होता है। तो देखिए, कार इन 1 आवर, तो 1 आवर में कार कितना तय करेगी, 180 को 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास 90 आ जाता है, 90 माइल्स। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी बस इन 1 आवर। बस का 1 घंटे का निकालना हो तो 150 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50 माइल्स। ठीक है जी। अब ये देखें, कार और बस दोनों का क्या आ गया 1 1। अब हमने इक्वेशन को क्या कर लिया जी, बैलेंस कर लिया। अब क्या करेंगे हम, कार और बस, कार का कितना है 90, बस का कितना है जी 50, 0 0 से कैंसिल, 9 रेशो 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कार की बस के साथ जो रेशियो आएगी वो ये होगी। इतना सिंपल सा सवाल था, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड पर आवर। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस। सवाल इंतहाई आसान है। ठीक है, रेशियो निकालनी है डायमीटर ऑफ सर्कल की सर्कमफेरेंस के साथ। एक साइड पे डायमीटर आएगा, एक साइड पे सर्कमफेरेंस आएगा, हम रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये कि हमें तो सर्कल के डायमीटर का पता ही नहीं, हमें तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है पता ही नहीं, हमें उसका एरिया क्या होता है पता ही नहीं। तो सबसे पहले आपने ये 2-3 वैल्यूज़ याद रखनी है। देखें जी, सर्कल डायामीटर, जो सर्कल का डायामीटर बराबर होता है ना वो 2r के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है ना हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होता है जी 2πr के बराबर होता है। फिर सर्कल का हमने निकालना हो एरिया, तो एरिया हमारे पास बराबर होता है जी πr²। ये वैल्यूज़ आपने ज़ुबानी याद करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्कल का डायमीटर 2r के बराबर कैसे होता है। ये देखें जी, हमारे पास एक सर्कल है, ये मिड पॉइंट है सर्कल का। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से बाउंड्री को टच करे वो r होती है। अब कोई भी लाइन जो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे, लेकिन शर्त ये है कि वो ओरिजिन में से होके गुज़रे, जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर है, उसमें से होके गुज़रे, उसे हम डायामीटर कहते हैं। तो देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1r और यहाँ से लेके यहाँ तक 1r, d, तो d बराबर आ गया हमारे पास 2r के। ठीक है, डायामीटर बराबर होता है 2 रेडियस के बराबर होता है। अच्छा, सर्कल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी और मज़ीद बात बता दूं। तो मैंने बताया कि कोई भी लाइन जो ओरिजिन से कि बाउंड्री को टच करे, सर्कल की बाउंड्री को टच करे, वो हमारे पास रेडियस होता है। और कोई भी लाइन जो एक बाउंड्री, सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे, लेकिन शर्त ये है
कि ओरिजिन के दरमियान में से होके गुजरे, वो डायामीटर होता है। अच्छा, एक होता है हमारे पास सेक्टर। अगर इसके 4 पीसीस कर दिए जाए ना, मिसाल के तौर पे जैसे एक पिज़्ज़ा होता है उसके 4 पीसीस कर दिए जाए, तो ये जो एक स्लाइस आएगा ना, ये सेक्टर होता है जी। ठीक है, ये हम कहते हैं उसमें से सेक्टर कहते हैं। अच्छा, टेंजेंट किसे कहते हैं? ये हमारे पास सर्कल है, ये मिड पॉइंट है। कोई भी एक लाइन जो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे लेकिन मिड पॉइंट में से होकर ना गुजरे, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ये चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, अब दोबारा सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द रेशो? रेशो निकालनी है डायामीटर ऑफ अ सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस। तो भाई मैं डायामीटर को डी लिख लेता हूँ और सर्कमफ्रेंस को सी लिख लेता हूँ। हमें पता है डायामीटर बराबर किसके होता है जी? 2r के बराबर होता है। और सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है जी? 2πr के। वो कुछ भी पूछ सकता है, डायामीटर का एरिया के साथ, सर्कमफ्रेंस का एरिया के साथ। ठीक है, दोनों तरफ 2 था, कैंसिल हो गया, दोनों तरफ r था, कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बच गया और यहाँ पे सिर्फ पाई बच गया। ये आंसर है आपका इस सवाल का। तो ये ज़्यादातर MCQs में आएगा, MPT के लिए या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए या 1 पेपर MCQ के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, चलते हैं इसके पार्ट 2 के तरफ। पार्ट 2 भी मैं इसी वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ जी। पार्ट 2, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूँगा पार्ट 2 का। ठीक है, तो देखें जी, अ सम ऑफ 95,000 यानी कि 95,000 रुपीज़ है, इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग ABC। आपको पता है अमंग तब आता है जब वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा हो। अगर 2 वैल्यूज़ हों तो उनके दरमियान क्या लिखते हैं हम, या उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिटवीन का यूज़ करते हैं, ABC। इन सच अ वे दैट A/B इज़ इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज़ 2/3। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ A? तो A का शेयर क्या होगा, ये हमने निकालना है। देखें जी, सिंपल सी वही टेक्निक दोबारा यूज़ करते हैं हमारे पास। ये देखिए, हमारे पास जो A है, A/B ये है और B/C ये। रिपीट कौन सा वर्ड हो रहा है? B हो रहा है इन दोनों में। तो हम लिख देंगे जी A/B/C। अब सबसे पहले देखते हैं, उसने हमें A/B दिया है जी 2/3। 2/3। इसके बाद उसने हमें B क्या दिया हुआ है? B/C 2/3। ये भी वही है, 2/3। अब ये 2 एम्प्टी स्पेसिस हैं, इसको फिल करते हैं। देखें, लेफ़्ट साइड पे 3 है तो इधर भी 3 लगा देंगे, राइट साइड पे 2 है तो 2 लगा देंगे। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी आपने जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है ऊपर या नीचे देख के नहीं करनी, लेफ़्ट और राइट देख के करनी है। इसके देखें, इसके लेफ़्ट पे 3 था तो हमने 3 लगा दिया, इसके राइट पे 2 था तो हमने 2 लगा दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द 4 रेशो 3 टू द 6 रेशो 3 3 द 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 3 रेशो आ गया हमारे पास, A/B/C। अब क्वेश्चन था जी, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ A? तो A का शेयर निकालना हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A शेयर। शेयर का मतलब यहाँ पे हिस्सा है। A की हिस्सादारी या शराकतदारी कितनी होगी जी? यहाँ पे मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था कि इसका फार्मूला होता है हमारे पास रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई किससे होगा जी? अमाउंट से। ठीक है जी, अमाउंट पूरा लिख देना। अच्छा जी, इसके बाद देखें जी, रेशो A की कितनी आई है जी? 4 आई है। सम ऑफ रेशो कर दें जी, 4 + 6 हमारे पास हो गया 10, 10 + 9 19 आ गया। मल्टीप्लाई हमारे पास अमाउंट कितनी थी जी? 95,000। तो देखें जी 95,000। अब हम इसको क्या करेंगे? सोल्व। तो मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ जी टाइम बचाने की खातिर। 4 × 95,000, ओहो, 95,000 डिवाइडेड बाय 19, ये हमारे पास आ गया 20,000 कैलकुलेटर से। अच्छा, इससे पहले ना मैंने एक सीरीज़ सॉल्व की थी जो कि परसेंटेज के हवाले से थी। उसमें जो मेरा मेथड था वो बिल्कुल सही था। उसमें यह था कि कैलकुलेटर मैं पुराना कोई यूज़ कर रहा था तो उसमें काफ़ी आंसर मेरे गलत आए थे, लेकिन मेथड ठीक था।
आपने ये जो आंसर है इनको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि मेरे जो कैलकुलेटर है उसमें मिस्टेक आ गई हो, क्योंकि मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, डायरेक्टली कैलकुलेटर से हल किया जी, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने पहले हल किया था। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ 5x इज इक्वल टू 3y एंड 5y इज इक्वल टू 3z, व्हाट इज़ x रेशो z। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई वो x रेशो z पूछ रहा है, ये तो सवाल टोटली डिफरेंट है, ये भी वन पेपर के लिए है, ठीक है। तो ये तो सवाल टोटली डिफरेंट है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, दिखने में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। देखें जी, सोल्व करते हैं हम फिर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 5x इज इक्वल टू 3y है और हमारे पास 5y बराबर किसके है जी, 3z के है। सवाल पूछा क्या गया जी, x रेशो z इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल है हमारे पास सिंपल सा, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं। देखें 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, y इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, x ओवर y इज इक्वल टू 3 ओवर 5, इतना सोल्व हो गया। देखें जी y ओवर z इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 3 ओवर 5। अच्छा, हमने पहले बताया था मैंने कि जो ओवर होता है ना, ये बटा होता है, ये रेशो ही होती है हमारे पास। हम बटे को, ओवर को x रेशो y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 रेशो 5, और y हमारे पास क्या आएगा, y रेशो z किसके बराबर आएगा जी, 3 रेशो 5। फिर वही मैं आपको बना देता हूँ। देखें जी, इसमें रिपीट कौन सी टर्म हो रही है, y रिपीट हो रहा है, हम लिखेंगे x रेशो y रेशो z। x हमारे पास है जी 3 रेशो 5, रेशो इसके आगे नहीं पता, y रेशो z हमारे पास क्या है जी, इसके नीचे लिखना है आपने 3 रेशो 5। अब देखें इसके लेफ़्ट पे क्या है जी, 5 है, इसके राइट पे क्या है जी, 3 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ जाएगा, 5 3 दा 15 आ जाएगा, 5 5 दा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रेशो आ गई। अब सवाल क्या था जी, x रेशो z निकालो जी। तो x रेशो z हमारे पास क्या होगी जी, x की क्या हमारे पास 9 है और z हमारे पास कितना है जी, 25 है। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसमें से अगर ये मज़ीद सिंपलीफाई होता है तो आपने कर देना है, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ो तो 25 क्या आता है, नहीं आता, लेकिन अगर मज़ीद कोई सवाल आपका सिंपलीफाई होता है तो आपने कर देना है। ये भी वन पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारे लिए। मैं आपको वो तमाम सवाल करवा रहा हूँ जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से कोई भी रेपिटिशन नहीं हो रही, ठीक है। मेरे पास रेपिटिशन वाले सवाल भी पड़े हैं, ठीक है। मैं आपको वो सिर्फ करवा रहा हूँ कि जिसमें आपको हर सवाल में एक नया मेथड सीखने को मिले और हो भी रेशो से अकॉर्डिंग हो, उससे रिलेटेड हो। अब प्रॉपर्टी डिवाइडेड अमंग ए बी सी हम पहले भी कर चुके हैं कि कोई प्रॉपर्टी है ए बी सी में डिवाइड होनी है इन दी रेशो ऑफ, ये रेशो है, शेयर ऑफ ए कितना होगा जी। अच्छा, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है तो हमारे पास उसने रेशो बता दी है। टोटल अमाउंट कितनी है यहाँ पे, टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू 31,000 ले लेते हैं, जैसा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में ली हुई है, ठीक है। अच्छा, ये ना जो वैल्यूज़ हैं ये फ्रैक्शन में दी हुई हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका सिंपल सा सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशो क्या होगा जी, सम ऑफ रेशो हमारे पास है जी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 आ जाएगा। हम इनका क्या लेंगे जी, एलसीएम। देखें 2 का टेबल पढ़ें 3 आता है, 3 का टेबल पढ़ें 5 आता है, नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 दा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30। अब 2 का टेबल पढ़ो 30 आ जाता है, 3 का टेबल पढ़ो 30 आ जाता है, 5 का पढ़ो आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखें 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 15 से, तो 15 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया।
3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है 10 से, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। जो भी हमारा मिड पॉइंट आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखें 15 + 10 25, 25 + 6 हमारे पास आ गया जी 31/30। ये हमारा क्या आ गया जी, सम ऑफ रेशो हो गया जी। तो आपको पता है किसी का भी शेयर निकालना हो, उसने पूछा शेयर ऑफ ए, तो हमारे पास जो शेयर ऑफ ए है वो किसके बराबर होगा जी, बराबर होगा जी रेशो ओवर सम ऑफ रेशो। अच्छा मैंने ये साइन लगाया, ये वाला साइन हो या ऐसा साइन हो, ये सम के लिए इस्तेमाल होता है, सिग्मा इसे बोलते हैं हम, रेशो ओवर सम ऑफ रेशो। अब देखें जी हमारे पास ए की रेशो क्या थी, 1/2 थी। हमारे पास सम ऑफ रेशो क्या आया जी, 31/30 आया। अमाउंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई होनी थी, तो अमाउंट हमारे पास थी 31,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें 1/2, ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को उल्टा के लिख देंगे। ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 31/30 क्या आ जाएगा, 30/31, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 31,000। ठीक है, इससे आगे जो सवाल है आपने खुद सोल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, होना क्या, आपने क्या करना है, ये देखें इसको कटिंग कर दें या कैलकुलेटर से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें, एक ऊपर रकम बन जाएगी, एक नीचे बन जाएगी, ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम से डिवाइड कर देना है, आपने आंसर निकालना है। इसको आपने दोनों तरीक़ों से करना है, एक तो कैलकुलेटर से करके लिख लेना है कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद आपने बाय हैंड करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसको दोनों तरीक़ों से करके सोल्व करने की कोशिश करनी है कि आपको कहाँ पे मसला आ रहा है। अच्छा जी, पार्ट 2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। इस फ्रैक्शन का मतलब बटा होता है, ठीक है, ओवर होता है। इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड भी कह लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको। विच हैव द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/7 10 to 5/9। वो कहते हैं जैसी इनकी रेशियो है वैसी ही होनी चाहिए। मतलब कि फाइंड फ्रैक्शन विच हैव सेम रेशियो, आपने एक ऐसी फ्रैक्शन, एक ऐसी बटे वाली रकम मालूम करनी है उसकी फ्रैक्शन इसके बराबर हो जैसा कि 3/7 की 5/9 के इक्वल है। देखें क्वेश्चन इस तरह से समझ नहीं आएगा, जब हम लिखेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सवाल क्या था जी, फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। हमने लेट कर लिया वो फ्रैक्शन x/y है। ठीक है, फ्रैक्शन विच हैव सेम रेशियो टू, उसकी जो रेशियो है वो किसके अकॉर्डिंग हो जी, 1/27 के सेम हो, इक्वल टू जैसा कि 3/7 की 5/9 के इक्वल है। 3/7 की 5/9 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जैसी इनके दरमियान रेशियो बन रही है वैसी ही इनके दरमियान होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से x और y निकालना है, सिंपल सा। तो देखें जी x/y मल्टीप्लाई 27/1, 3/7 मल्टीप्लाई 5/9 को क्या कर देंगे, 9/5 कर देंगे। अच्छा जी, x/y 27/1, वैसे नीचे 1 लिखते नहीं है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया हमारे पास। अच्छा 27 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। x/y इज़ इक्वल टू 27/35 मल्टीप्लाई बाय 27। देखें सिंपल सा 27 से कट गया, तो हमारे पास आ गया जी x/y इज़ इक्वल टू 1/35। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आई है वो क्या आई है, 1/35। इसका मतलब है 1/35 का जो ताल्लुक़ इससे होगा वही 3/7 का ताल्लुक़ 5/9 से होगा। ये सवाल आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है, सिंपल सा था ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी हमें इफ़ A/B ये है 2/3 है, इफ़ वैल्यू ऑफ A इज़ 8। वो कहता है A/B भी दे दी है, वैल्यू ऑफ A भी दे दी है, वैल्यू ऑफ B क्या होगी? ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी A/B हमारे पास है जी 2/3। ठीक है, A की वैल्यू 8 है तो B की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है हमारे पास। अच्छा जी, A/B 2/3 है तो A/B हम ऐसे लिख देंगे जैसे पहले सवाल करते आए हैं। तो देखें यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। अब A की कितनी है, 8 है, और B की पता नहीं हमें, यहाँ पे भी 8 लगा देंगे हम, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है लेफ़्ट और राइट पे, इसके लेफ़्ट पे 8 है तो इधर भी 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 16 का हाफ क्या होता है 8, 24 का हाफ क्या होता है जी 12। अच्छा, ये मज़ीद और भी सिंप्लीफाई होते हैं, लेकिन हमें क्या बताया गया, अगर A की 8 हो A तो B की क्या होगी, B की 12 होगी, क्योंकि सवाल में जो कंडीशन थी वो A की 8 तक थी। अगर A की 8 हो तो B की क्या होगी जी 12 होगी। वैसे भी आपको नज़र आ रहा है 2/3 है, तो अगर टू इसका 2 होगा और तो इसको 3 कर देंगे हम। ठीक है, जैसे A 8 था तो इसका हाफ क्या होगा 4 होगा, 4 का डबल क्या हुआ 12 में 4 और ऐड कर दिए तो 4 का यानी कि 4 में 4 ऐड किए तो 8 हो गए, 8 में 4 ऐड किए तो 12 हो गया। ठीक है, अगर आपको ये तरीका अभी जो मैंने बताया ये नहीं समझ आया तो ये तरीका जो पहले से हम करते आ रहे हैं यही आपने करना है। ठीक है, तो B की हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। अच्छा, एक सवाल मैं आपको अपनी मर्ज़ी से करवाना चाह रहा हूँ। अगर A/B ये हो, B/C ये हो, C/D ये हो, इस तरह का भी सवाल आ सकता है ना। मैंने 2 नंबर्स वाले कर दिए, 3 नंबर्स वाले जो एलिमेंट्स थे वो कर दिए, अब 4 नंबर्स वाला आ जाए तो फिर क्या करना है। तो देखें वो कह रहा है कि A/B ये है, B/C ये है, C/D ये है, तो A/B/C/D किसके बराबर होगा। तो हम निकाल लेते हैं वही मेथड जो हम पहले से अपनाते आ रहे हैं, C/D। A हमारे पास क्या है जी 2 है, B हमारे पास 3 है, B हमारे पास फिर क्या है जी 3 है, और C हमारे पास क्या है जी 4 है, फिर C हमारे पास क्या है जी 4 है, और D हमारे पास क्या है जी 5 है। अब देखिए यहाँ पे वेकेंट ज़्यादा प्लेसेस आ गई हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसके लेफ़्ट पे क्या है 3, और इसके लेफ़्ट पे भी 3 है, इसके लेफ़्ट पे 4 है, इसके राइट पे 4 है, इसके राइट पे 3 है, और इसके राइट पे 4 है। ठीक है, इस तरह हमने इनको फिल कर देना और मल्टीप्लाई कर देना। 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 रेशो, 3 3 दा 9, 9 4 दा 36, 4 4 दा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है मेरे ख्याल से। 5 4 दा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60। ये देखें जी, एक तो ये आ गया। अगर मिसाल के तौर पे हम इन्हें मज़ीद सोल्व करें, जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपको ये बात मेरी ये वाली समझ नहीं आई तो इसे मैं करता हूँ जी। 24 का हाफ क्या होता है जी 12, 36 का हाफ 18, 48 का हाफ क्या होता है हमारे पास 40 का क्या होता है 20, 24 आ गया जी, और 60 का हमारे पास 30 आता है। फिर 12 का हाफ क्या आएगा हमारे पास 6, 9, 12, 15। अब तीनों ये चारों 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15। ये हमारे पास लास्ट में आंसर बनेगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था पहले ही। ठीक है, इस तरह का सवाल भी 1 पेपर में आ सकता है जी। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल देखें तो 2017 में आ चुका है, जो कि रेशो प्रॉब्लम्स में से आया। बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जी। डिवाइड RS 500 बिटवीन, हमारे पास कितने पैसे हैं जी 500 रुपये है। बिटवीन, इसको हमने डिवाइड करना है, तकसीम करना है।
अरहम, मरियम और सारिम में, इन 3 लोगों में डिवाइड करना है हमने। आगे वो कहता है सो दैट अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स। तो अरहम कितने पैसे लेगा? मरियम का 2/3 लेगा। और मरियम को कितने पैसे मिलेंगे? मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सारिम गेट्स। तो मरियम 1/4 किसका लेगी जी? सारिम के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरहम को जो पैसे मिलेंगे वो 2/3 मरियम के होंगे और जो मरियम को मिलेंगे वो 1/4 सारिम के होंगे। अच्छा, यहाँ से हमें अरहम की वैल्यू मिल रही है, मरियम की भी मिल रही है। व्हाट सारिम गेट्स, सारिम जितना हासिल करेगा। अब सारिम की वो वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई कि भाई सारिम को कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी। सबसे पहले लेट करेंगे जो हमारे पास नहीं है, लेट सारिम शेयर। तो सारिम का शेयर हमने लेट कर लिया जी एक्स। ओके, इसके बाद हमारे पास हमने किसका निकालना है? अरहम का। तो अरहम कितना था? अरहम गेट्स 2/3 ऑफ। अच्छा, इस सवाल को ना हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि ये जो पहली वैल्यू है अरहम की, ये मरियम पे रिलाई कर रही है, डिपेंड कर रही है, और मरियम की वैल्यू सारिम पे डिपेंड कर रही है, रिलाई कर रही है। तो देन देखते हैं जी, सारिम को एक्स कर लिया। इसके बाद हमने निकालना था अरहम का। तो अरहम शेयर क्या आएगा जी? अरहम शेयर कितना था जी? 1/4 सारिम, 1/4 सारिम, ये 1/4 सारिम का। इसके बाद हमारे पास आ गया जी, हमने निकालना है मरियम। उसके बाद अच्छा, ये मरियम का था, मरियम गेट्स, यहाँ पे मैं मरियम लिख रहा हूँ एम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अरहम का, सारिम सो दैट अरहम। अच्छा, अरहम सबसे पहले था, अरहम ये आ गया हमारे पास। अरहम कितना हासिल करेगा? 2/3। तो 2/3 किसका हासिल करेगा? मरियम का। तो मरियम का ये है वैल्यू। तो अब क्वेश्चन को मैं टू द पॉइंट जल्दी से रिपीट करता हूँ। सारिम का हमें शेयर नहीं पता, हमने एक्स रख लिया। उसके बाद वो कहता है जी मरियम का 1/4 है जी, 1/4 गेट्स व्हाट सारिम, यानी कि मरियम का जो 1/4 है वो सारिम के लिहाज से है, तो एक्स लगा दिया हमने। इसके बाद हमारे पास अरहम का 2/3 है, किसका? 2/3 किस में से? मरियम में से, तो हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब ये देखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले कटिंग कर लेते हैं हम, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हमारे पास आ गया जी, ऊपर x बच गया, नीचे क्या आ गया जी? 3 2 6। तो ये अरहम का आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास अब 3 वैल्यूज बन गई, x, x/4 और x/6 आ गई जी। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। देखें, तीनों को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 500 के। तो हमारे पास x प्लस x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 500। तीनों का शेयर अगर प्लस कर लें तो वो किसके बराबर होता है हमारे पास? 500 के। डिवाइड 500 डिवाइड करना था ना तीनों में। तो देखें, यहाँ से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 24 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अच्छा, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 24 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24x आ गया। प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है जी। 4 5 दा 24, 6 दा, साथ x पड़ा हुआ है तो x आ गया। प्लस 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है जी, 4 से। तो 4 को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 500 आ गया हमारे पास। देखें, ऊपर वाले जितने भी x हैं इनको क्या कर लेते हैं जी? प्लस कर लेते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई। 24 प्लस 6 कितना आ गया? 30 आ गया। 30 प्लस 4, 34x आ गया। 24 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 24। अब हम इसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेते हैं जी। 500 मल्टीप्लाई बाय 24, 12,000 आ गया हमारे पास, और ये आ गया 34x। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। 34 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो गया, डिवाइड हो गया। 12,000 ओवर 34। जो हमारे पास आंसर है इसको डायरेक्टली हम डिवाइड कर देते हैं जी 34। तो ये हमारे पास आ गया
2.9। थ्री फाइव 2.94। अच्छा, ये जो हमारे पास आंसर आया हमने इसको कर लिया, ठीक है। अभी तो ये x की वैल्यू आई है। अभी देखें, अब हमने निकालना है अरहम का। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो सारिम की वैल्यू निकाली हुई थी वो x थी। अब ये वैल्यू किसकी आ गई है जी? सारिम की आ गई है, ठीक है, क्योंकि सारिम की वैल्यू किसके बराबर थी? x के बराबर थी। इसके बाद अरहम, ये मरियम का शेयर कितना आएगा जी? देखें जी, मरियम लिखेंगे। मरियम बराबर किसके था जी? x/4 के था, तो हमने x/4 लगा दिया। देखें यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी और 4 की जगह 4 आ गया। x की वैल्यू ये थी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि पॉइंट के बाद हमें कितने हिस्से या अदाद रखने चाहिए। तो पॉइंट के बाद हमेशा 2 अदाद को ले लें तो इनफ है आपके पास। अच्छा, इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 88.235 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने हिस्सा निकालना है अरहम का। अरहम का बराबर था जी x/6 के। तो x की वैल्यू फिर वही है 352.94/6। डिवाइड कर देते हैं जी, 352.94 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मेरे पास जो आंसर है ये है जी 58.82। तो ये हमारे पास था अरहम की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखें, सारिम की ये आई है, मरियम की वैल्यू ये आई है। इसको m लिख के रेक्टेंगल में कर देते हैं हम, और ये हमारे पास अरहम की आई है। अब हम इन तीनों को प्लस करके वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है। 352.94 प्लस 88.235 प्लस 58.82। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है देखिए 499.995। तो ये आंसर आ रहा है, ये 500 के तकरीबन बराबर है। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर है ये ठीक है। अच्छा, ये था हमारा सवाल जो कि 2017 में जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन में आया था, पोर्शन में आया था। मैंने सॉल्व कर दिया आपको। अगर इसमें कोई मसला है, इशू है, कोई मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बता सकते हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखें जी। ताहिर स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹15,000। कैपिटल मतलब कि इन्वेस्टमेंट। ताहिर एक लड़का है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने बिजनेस कितने पैसे से स्टार्ट किया? 15,000 से। आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद उमर आल्सो ज्वाइंड हिम। उमर कहता भाई मैं भी आपका क्या बनना चाहता हूँ? पार्टनर बनना चाहता हूँ, मुझे भी साथ मिला लो। तो उसने कहा मिला लेता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट बताएं कितनी करेंगे? वो कहता मैं 30,000 इन्वेस्टमेंट करूँगा। उसने कर दी। एट द स्टार्ट ऑफ 9th मंथ, 9वें महीने के स्टार्ट में उस्मान ज्वाइंड देम। एक और लड़का इनका दोस्त आ गया, वो कहता मैंने भी ज्वाइन करना है, उसका नाम उस्मान है। उसने 45,000 रुपीज़ पे किया मेरी। आगे देखें जी। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, उन्होंने ये प्रॉफिट 4,06,000 प्रॉफिट कमाया। फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो सबका आप शेयर मालूम करें। ये क्वेश्चन 2018 में है। इसको क्वेश्चन को मैं टू द पॉइंट बताता हूँ। एक लड़का है ताहिर, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 15,000 रुपये लगाया। फिर आफ्टर 5 मंथ उमर आल्सो, 5 महीने बाद उमर भी इनको ज्वाइन कर लेता है, भाई मैंने भी ये बिज़नेस में ज्वाइन होना है। 30,000 वो इन्वेस्ट करता है। फिर 9वें महीने के स्टार्ट में एक और लड़का आ जाता है, उसका नाम उस्मान है। वो कहता है मैंने 45,000 मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और अब साल के बाद इतना प्रॉफिट उन्होंने कमाया। अब बताएं कि इन तीनों में कितना कितना प्रॉफिट आएगा जी। आपने सबका प्रॉफिट बताना है कि कितना आएगा। अब देखें जी, मैं ताहिर के लिए टी लगाऊंगा, उमर के लिए यूएम लगाऊंगा और उस्मान के लिए यूएस लगा दिया मैंने, ठीक है। देखें जी, ताहिर ने कितना जो पैसे लगाए थे जी? 15,000 लगाया था। उमर ने कितना लगाया था जी? 30,000। उसके बाद उस्मान ने 45,000।
देखें अब हम यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट गए और ये 3 ज़ीरो कट गए, ठीक है। तो हमारे पास जो बाकी बच गया हम हल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ताहिर कहेगा भाई मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है 15,000 से, तो मैंने पूरा साल लगाया, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। उमर कहेगा भाई मैंने तो उस्मान से ज़्यादा टाइम लगाया, मैं तो 5वें महीने में आया था, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। उस्मान कहेगा कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है, मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। अब इनका किस तरह से निकालेंगे? देखें ताहिर ने पूरा साल बिज़नेस रन किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास उस्मान है, ये कब आया जी? 5वें महीने में। तो देखें 5 जमा 7 हमारे पास क्या होता है? 12। तो इसने जो 7 मंथ काम किया, ये आया 9वें महीने के स्टार्ट में, तीसरा उस्मान। तो इसमें 9 भी इंक्लूड होगा, 9 को आपने रिमूव नहीं करना। 9, 10, 11, 12, तो इसने 4 महीने बिजनेस में काम किया। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें जी जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180,000। फिर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 210,000। इसके बाद जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180,000। ठीक है जी। अब देखें इसके 4 ज़ीरो, इसके 4 ज़ीरो, इसके 4 ज़ीरो कट गए, बाकी क्या बच गया हमारे पास? 18, 21, 18। ठीक है। अब देखें जी तीनों किसके टेबल पे जा रहे हैं? 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 6 दा, 3 6 दा, 3 7 दा। तो हमारे पास ये 3 रेशो बन गई। हम लिखेंगे लेट दी रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास हैं जी 6x, 7x और फिर 6x। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा इनका सम ऑफ रेशो किसके बराबर था जी? 6x प्लस 7x प्लस 6x इक्वल किस अमाउंट के बराबर है? ये अमाउंट दी हुई है हमें जी, ये मैंने इसको सर्कल में कर दिया। 40,6,000। देखें 6 और 6 12, 12 प्लस 7 हमारे पास 19x इज इक्वल टू 40,6,000। x 19 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो गया जी? डिवाइड हो गया। 40,6,000 ओवर 9 x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। तो जब हम इसको 19 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अच्छा अब ये वैल्यू आई है x की, तो देखें 6x किसका था? ताहर का। तो ताहर इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6x के साथ मल्टीप्लाई कर दें 21368.42। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर होगा वो ताहिर का होगा। इसके बाद हमारे पास जो उस्मान का होगा US, वो भी यही होगा 6x 6 मल्टीप्लाई बाय 21368.42। इसके बाद हमारे पास उमर का होगा। उमर का ये देखिए हमने क्या था? 7x है, मिड में था। तो 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 21368.42। इसका जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। इसका आंसर आपने खुद कैलकुलेटर से निकाल के ये निकाल देना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2018 के एग्ज़ाम में आ चुका है जी, ठीक है जी। ये हमारा सोल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल। अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी आपको एग्जामिनर की साइकी बता दूँ। वो कभी कभी किसी एक पार्ट से 3-4 सवाल उठा लेता है, कभी सब में से एक एक उठा लेता है। देखें रेशो वाला ये भी 2018 में आया है, जो हमने इससे पहले किया वो भी 2018 में ही आया। तो अब ये देखें जिसने रेशो की प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ी होगी तो उसके तो 2 सवाल गए, ठीक है। तो देखें रेशो, अ मैन लेफ्ट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ₹6,40,000। एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद वो अपने पीछे इतने पैसे छोड़ गया। अ डेप्ट ऑफ ₹40,000 वाज ड्यू टू हिम। उसने किसी का कर्जा देना था, कितना जी? 40,000। एंड ₹6,000 वाज स्पेंट ऑन हिज बरियल।
तो और 6,000 रुपये उसके कफन दफन पे लग गए। एक बंदा है वो अपनी इतनी जायदाद छोड़ के मरा, इतने पैसे उसने कर्जा देना थे, इतना उस पर कर्जा, ये क्या नाम है, उसकी कफन दफन पे लग गया 6,000। डिस्ट्रीब्यूट दी अमाउंट बिटवीन, और जो बाकी अमाउंट बच गई है ना वो हिज विडो, अब वो बेवई है क्योंकि उसका खामद नहीं है, तो उसमें 1 डॉटर, एक बेटी है और 2 बेटे हैं, ये आपने करना है। अच्छा, आगे उसने एक शर्त लगा दी है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ के मुताबिक। तो अब जिसे इस्लामिक लॉ नहीं पता उसके 5 नंबर तो गए, और जिसे रेशो का प्रॉब्लम नहीं पता उसके भी 5 नंबर गए। देखें जी, टोटल अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 था, अमाउंट लेफ्ट, टोटल कितनी छोड़ के मरा जी, 640,000। ठीक है जी। इसके बाद उस पर डेब्ट था और उसकी बरियल पे लग गए जी, तो कितना लगा था जी, 40,000 प्लस 6,000, तो ये उसका कर्जा था, ये उसके कफन दफन पे लग गया, तो ये बन गया जी हमारे पास 46,000। ओके जी। तो अब हम रिमेनिंग अमाउंट, हम 640,000 में से माइनस कर देंगे 46,000। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,96,4 आ जाएगा, 5,94,000 रुपये। ठीक है, ये वो जायदाद छोड़ के मरा, अब हमने उसका जो कर्जा था वो भी अदा कर दिया, जो कफन दफन का था वो भी निकाल दिया, ये पैसे बच गए। अच्छा, इस्लामिक कानून के मुताबिक है ना, सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, तो विडो का शेयर जो इस्लामिक लॉ में होता है वो 1/8 होता है जी, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 5,94,000। तो सबसे पहले विडो का निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो 5,94,000 डिवाइडेड बाय 8, विडो को कितने पैसे मिल गए, 7,4,250, ये विडो को मिल गए। अब बच्चे यहाँ पे गलती एक और करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, यहाँ से सन का निकाल देंगे, यहाँ से बेटी का निकाल देंगे, वो इस अमाउंट को लेते हैं। भाई विडो का निकाल लें, जो भी हिस्सा निकलता है उसको उस अमाउंट में से माइनस करें, अब जो बच गया अब वो बेटे और बेटियों में डिवाइड होना है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, तो 5,94,000 माइनस 7,4,250, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 5,197,50। मैं यहाँ से करके दोबारा वेरीफाई कर लूँ कहीं गलत ना हो। -7,4,250, तो 5,197,50 सही है बिल्कुल। ये अब हमारे पास बच गई है रिमेनिंग अमाउंट। ये जो अमाउंट थी इस पे हमने विडो का निकाला, विडो का हिस्सा ये आया। अब इस रिमेनिंग अमाउंट में से हमने विडो के पैसे निकाल दिए, अब हमारे पास ये बच गई है। अब उसकी जो एक बेटी है और 2 बेटे हैं उसमें हमने डिवाइड करना है। लेट सन इज़ इक्वल टू 2x, फिर दूसरा सन वो भी 2x और डॉटर 1x, क्योंकि आपको पता है इस्लामिक लॉ के मुताबिक बेटे को डबल हिस्सा मिलता है बेटी से। ठीक है, तो ये अब हमने निकालना है। तो ये हमारे पास 3 रेशो है, आपको पता है जैसे हम पहले करते आए हैं रेशो, तो तीनों को सम कर देंगे, 2x प्लस x इज़ इक्वल टू 5,197,50। तो ये हमारे पास 5x बच गया इज़ इक्वल टू 5,197,50। तो देखें जी 5,197,50 डिवाइडेड बाय 5, जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1,03950। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है।
हम ये भी कह सकते हैं ये डाटर की भी कीमत यही होगी, यानी कि डाटर को जो प्राइस मिलेगी वो यही होगी। ठीक है, इसका जो डबल है वो किसको मिलेगी, बेटे को। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2x की जगह क्या पुट कर देंगे 103950, 103950, और बेटी को यही मिलेगी 103950। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो पहले बेटे को मिलेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो दूसरे बेटे को मिलेगा। ये हमारे पास डायरेक्ट डाटर की है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि 2018 के पेपर में आया था। ठीक है, अच्छा, जो 2019 के पेपर में उसने क्वेश्चन दिया था ना शेयर के प्रॉब्लम से, वो बहुत इजी था। मोइज एंड मायर, या मेयर भी कह सकते हैं, लेकिन मायर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मोइज एंड मायर शेयर अ लॉटरी विन ऑफ ₹2000 इन द रेशियो ऑफ 1:4। पहले मैं आपको इतना समझा दूँ, दो दोस्त हैं मोइज और मायर, उन्होंने लॉटरी निकली 2000 की। अब जो 2000 निकले ना, इनके दरमियान जो शेयर होगा वो 1:4 से होगा जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी मोइज इज इक्वल टू एक्स, तो मायर हमारे पास क्या आएगा जी, इज इक्वल टू 4x। तो दोनों को प्लस कर देंगे, x + 4x इज इक्वल टू कितनी अमाउंट थी जी 2000। तो देखें जी 5x इज इक्वल टू 2000, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 2000 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 400। ठीक है, तो x किसके बराबर है जी 400। अब यहाँ से हमें मायर की कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आगे सवाल पढ़ते हैं जी। मोइज देन शेयर हिज पार्ट, अब उसने मायर की यहाँ पे बात ख़त्म कर दी है। वो कहता है मोइज देन शेयर हिज पार्ट। अच्छा, जो मोइज को मिला है वो क्या करता है, गड़ जाता है बिटवीन हिमसेल्फ, वो कुछ हिस्सा खुद रखता है, कुछ वाइफ को दे देता है और कुछ बच्चों को दे देता है। तो वो हिस्सा किस लिहाज से शेयर करता है, वो जो खुद रखता है वो 4 रखता है, 5 बीवी को दे देता है और 1 बच्चों को दे देता है जी। ठीक है जी, अब देखें जी मोइज, उसकी वाइफ और उसके सन। मोइज कितना रखता है जी 4, वाइफ उसकी कितनी रखती है जी 5, और सन कितने रखते हैं जी 1। ऐसी है, ये 400 था मोइज का हिस्सा, यहाँ पे लिख लेते हैं मोइज। अब ये जो 400 रुपीज़ है ये इन तीनों में डिवाइड होना है, तो हम लिख लेंगे लेट मोइज वाइफ सन आर 4x 5x और x। ठीक है, तो देखें जी तीनों को प्लस कर देंगे, 4x + 5x + x इज इक्वल टू 400। तो 5x + x 6 और 10x बन गया हमारे पास 400। x इज इक्वल टू 400/10, 100 से कट गया तो 40 रुपीज़। x इज इक्वल टू 40, x हमारे पास क्या आ गया 40। अब ये x किसकी वैल्यू थी, सन की। इसका मतलब है सन को जो मिला वो 40 था। इसके बाद हमने मोइज का निकालना है। मोइज का हमारे पास कितना था जी 4x। तो देखें जी 4x की वैल्यू क्या है जी 40 है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16। इसके बाद हमारे पास वाइफ थी, वाइफ का था 5x, ये देखें 5x लिखा हुआ, 5x वाइफ का 5 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब देखें ये हमारे पास दोबारा 400 बनता है, 200, 160 और 40 तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 400। इस रेशो से डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया। सवाल यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक हमने इतना सवाल हल किया। आगे देखें जी, हाउ मच मोर डज हिज वाइफ गेट ओवर देयर सन। अच्छा, जो बीवी को हिस्सा मिलेगा ना उसको बेटे से कितना ज़्यादा मिला है वो निकालना है। तो वाइफ गेट मोर, अच्छा वाइफ को कितना मिला था 200 और बच्चों को मिला था 40, तो माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा।
तो 160 रुपीज़ वाइफ को बच्चों से ज़्यादा मिले हैं।